guys, welcome back to Be the Topper, and this is part 10 of chapter 1 class 12 capital market module. इससे पहले गाइज हम लोग इस चैप्टर के 9 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो आप उसको देख लीजिए. और बहुत से बच्चे मैं देख रही हूँ कि जो ये मैं न्यू वीडियोस बना रही हूँ इसको नहीं देख रहे हैं, जो पुराने वाले हैं उसको देख रहे हैं. तो देखो कंटेंट सेम ही है, बट जो वीडियो की क्वालिटी है ना वो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये वीडियो ठीक तरीके से एडिट हो रहे हैं, इसमें वॉल्यूम भी तेज़ है. और पुराने वाले जो मेरे कुछ वीडियोस थे जो मैंने बहुत पहले बनाए थे, तो वो वीडियो अच्छे तरीके से चलते भी नहीं हैं. तो आप कोशिश करो कि आप इन वीडियोस को देखो, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन भी उससे ज़्यादा अच्छा है और ये वीडियो भी उससे ज़्यादा अच्छा है. अभी हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को, इस वीडियो को. सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एलिजिबिलिटी. और एलिजिबिलिटी ऑफ होम, एलिजिबिलिटी ऑफ सब ब्रोकर. सब ब्रोकर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, कौन अपॉइंट करेगा, क्या होता है, ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लेना. और एलिजिबिलिटी अब हम देखेंगे कि एक सब ब्रोकर होने के लिए आपके पास क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या आपको एलिजिबिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए कि आप एक सब ब्रोकर हो सकते हो. तो सबसे पहले आप कोई भी इंडिविजुअल हो सकते हो, कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है आपकी, या फिर कोई भी कॉरपोरेट हो सकते हो आप, ठीक है. और ये 3 चीज़ें हो गई. और आपको अगर बनना ही है सब ब्रोकर तो एलिजिबिलिटीज़ के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो होती है कि जो आपकी एज है वो 21 साल से कम की नहीं होनी चाहिए. 21 और 21 से ज़्यादा आप होने चाहिए, तभी आप एक सब ब्रोकर बन सकते हो. आपने कोई भी ऑफेंस नहीं किया होना चाहिए, मतलब कोई भी फ्रॉड या फिर डिसऑनेस्टी में आपका कोई भी हाथ नहीं होना चाहिए, कोई भी आपको कन्विक्ट नहीं किया होना चाहिए उस चीज़ में. या तो देखो आप 12th पास होने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल से, कोई सी भी इंस्टीट्यूशन से. या फिर अगर आप 10th पास हो और आपके पास स्टॉक मार्केट में काम करने का 2 साल से ज़्यादा का है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आपको एज अ सब ब्रोकर रखा जा सकता है. जो आपकी 4th एलिजिबिलिटी है वो है कि आपको सेबी ने अपने यहाँ से डिबार्ड नहीं किया होना चाहिए. डिबार्ड मतलब कि आपको कभी सेबी ने आपका कोई लाइसेंस कैंसिल ना किया हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके साथ सेबी ने ना की हो, तभी आप एक सब ब्रोकर बन सकते हो. अब हम आएंगे रजिस्ट्रेशन पे कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मतलब क्या चाहिए होता है, कि किस तरीके से सेबी आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देती है. तो सबसे पहले अगर आपको एक सब ब्रोकर बनना है तो आपके पास सेबी द्वारा इशू किया हुआ ग्रांटेड एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि सेबी के एक्ट के थ्रू मिलना चाहिए. स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर रूल्स एंड रेगुलेशन 1992. और इस एक्ट के अकॉर्डिंग्स में आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए आपको सेबी का, तभी आप एक सब ब्रोकर बन सकते हो. और सेबी आपको वो सर्टिफिकेट कब ग्रांट करेगी, जब आप एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में सेबी को फीस पे करोगे. जो भी एडिक्वेट फीस सेबी आपसे मांग रहा है कुछ भी, तो वो आपको पे करनी है एकदम प्रिस्क्राइब्ड मैनर में. दूसरा जो रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, वो ये है कि अगर आपको किसी भी इन्वेस्टर ने कोई कंप्लेंट करी है तो विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट. मान लो कि आज मैं वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज है 30 जून. तो 30 जून को अगर मैंने आपके पास आप एक सब ब्रोकर हो या फिर आप कोई स्टॉक ब्रोकर हो, आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसको सॉल्व करोगे और उसके बाद 1 महीने के अंदर आपको उसको सॉल्व करना है, तभी आपको सेबी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगी. आपको ये चेक करेगी बेसिकली कि आप इन्वेस्टर के राइट्स के लिए कुछ कर पा रहे हो या फिर नहीं, उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, उनकी ग्रीवांसेस का रिड्रेसल आप दे पा रहे हो टाइम पर या नहीं दे पा रहे हो. और आपको सेबी को भी इन्फॉर्म रखना है इस चीज़ से रिलेटेड कि इस इन्वेस्टर की ये प्रॉब्लम है और इस तरीके से इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है. तो ये सारी चीज़ें हैं आपको जो सेबी को और सेबी चेक करती है कि किसी बंदे में अगर होती है, उसी को सब ब्रोकर के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है. थर्ड कंडीशन है हमारी, इन केस ऑफ एनी चेंज इन द स्टेटस एंड कॉन्स्टिट्यूशन द सब ब्रोकर शुड obtain प्रायर परमिशन ऑफ सेबी टू कंटिन्यू टू बाय सेल और डील इन सिक्योरिटीज इन एनी स्टॉक एक्सचेंज. मान लो अगर आप एक सब ब्रोकर हो तो, और अगर आपकी किसी भी स्टेटस या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आए, मान लो कि आपके संग पहले कोई चीज़ हुई थी या फिर जस्ट सपोज कि आप सस्पेंड हुए हो, उसके बाद से आपको काम अगर आप आ रहे हो तो आपको पहले सेबी की परमिशन लेनी है एंड उसके बाद से अपना काम शुरू करना है. ही शुड बी
authorized in writing by a stockbroker being a member of a stock exchange for affiliating himself। और जो सब ब्रोकर है वो राइटिंग में ऑथोराइज्ड होना चाहिए एक स्टॉक ब्रोकर से, और वो स्टॉक ब्रोकर ये बोलेगा कि भाई मैं इसको अपने साथ अफिलिएट कर रहा हूँ। तो इस तरीके का आपको एक राइटिंग में चाहिए होगा, तभी आपको, अगर आप एक सब ब्रोकर हो तो भी आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। अब हम आते हैं आगे। द एप्लीकेंट सब ब्रोकर शुड सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू द स्टॉक एक्सचेंज विद द रिकमेंडेशन ऑफ अ ट्रेडिंग मेंबर। और ये जितने भी सारे अगर सब ब्रोकर होने के लिए जो एप्लीकेंट को जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग मेंबर का जो रिकमेंडेशन लेटर है वो भी स्टॉक एक्सचेंज में जमा कराना पड़ता है किसी भी एप्लीकेंट को। और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वो भेज देती है सेबी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए। सेबी फिर उसको चेक करता है और उसके बाद बताता है कि वो रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं, और अगर वो चेक हो जाता है सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो सेबी उनको अपने साथ रजिस्टर्ड कर लेता है। पर जो एक्सचेंज है, मान लो एक्सचेंज के पास सब ब्रोकर ने, जैसे मान लो कि मैं हूँ और मैं एक सब ब्रोकर बनना चाहती हूँ, तो मैंने एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही उन लोग को पता चल गया कि मैंने कुछ इलीगल काम, मैंने कुछ फेक काम, या मैंने पास्ट में कुछ गलत काम कर रखा है, तो स्टॉक एक्सचेंज वो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को सेबी के पास बिल्कुल भी नहीं भेजेगा। ठीक है, और क्योंकि फिर सेबी का टाइम भी खराब करना है ना, वो तो कैंसिल कर ही देंगे, रजिस्ट्रेशन को देंगे नहीं, तो वो उसको वहाँ पर नहीं भेजता है। अब हम आते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पे। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब अगर कोई सब ब्रोकर चाहता है कि वो अब सब ब्रोकर नहीं रहना चाहता और वो अपना रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराना चाहता है, तो उसको देखो क्या क्या करना पड़ेगा। अब हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो रिक्वेस्ट लेटर ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर फॉर सरेंडर ऑफ सब ब्रोकर रजिस्ट्रेशन। जिस तरीके से एक बंदे को सब ब्रोकर बनने के लिए स्टॉक ब्रोकर का रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है, उस तरीके से अगर वही बंदा अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहता है तो तभी भी उसको ट्रेडिंग मेंबर का, तभी भी उसको स्टॉक ब्रोकर का रिक्वेस्ट लेटर चाहिए कि भाई अब ये जो इंसान है, ये इंडिविजुअल है, ये अपनी मेंबरशिप को सरेंडर करना चाहता है तो इनको सरेंडर करने दिया जाए। और अंडरटेकिंग फ्रॉम द ट्रेडिंग मेंबर, अंडरटेकिंग भी होती है जो कि सब ब्रोकर को जमा करानी पड़ती है। अगर कोई सब ब्रोकर चाहता है कि वो अपनी मेंबरशिप को सरेंडर कर दे तो उसको एक एप्लीकेशन भी देनी पड़ेगी। फोर्थ जो है वो है कॉपी ऑफ पब्लिक नोटिफिकेशन इंटीमेटिंग द इन्वेस्टर्स जनरल पब्लिक ऑफ द सरेंडर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सब ब्रोकर। अब जो भी पब्लिक नोटिफिकेशन निकाली जाती है वो निकाली जाएगी, सब ब्रोकर को निकालनी होगी कि भाई ये वाला जो सब ब्रोकर है अब अपना काम करना छोड़ रहा है, इसके संग अब ताकि कोई भी काम ना करे और कोई भी परेशान ना हो कि भाई इस बंदे से हमें काम कराना है, उसको पता ही नहीं कि अभी बंदा काम ही नहीं करता। ठीक है, और द कंटेंट ऑफ द एडवर्टीजमेंट शुड बी इन इंग्लिश। ये सबसे मेन बात है कि जो कंटेंट होता है एडवर्टीजमेंट का वो इंग्लिश में होना चाहिए। फिफ्थ जो है सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द सब ब्रोकर इन ओरिजिनल। और सेबी ने सब ब्रोकर को जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया था, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट था, वो सब ब्रोकर को जमा कराना है सेबी को कि भाई अब वो नहीं चाहता तो वो अपना जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो जमा करे। और यहाँ पर नीचे एक और चीज़ लिखी है कि इन केस अगर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट खो जाता है तो आपको FIR कॉपी अलॉन्ग विद एफिडेविट मस्ट बी सबमिटेड टू सेबी इन दिस रिगार्ड। आपको एक FIR की कॉपी लगानी पड़ेगी जिसमें आपने ये बताया है कि मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट खो गया है, तो उसके लिए आपको ढूंढने के लिए पुलिस में आपको FIR करी तो उसकी कॉपी लगाओ और एक एफिडेविट लगाओ। अब आते हैं 6 पॉइंट पे। एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द मेंबर दैट सेबी हैज़ नॉट टेकन इनिशिएटेड एनी एक्शन लाइक इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स। और जो एक्सचेंज को जब सब ब्रोकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहा होता है तो उसको एक अंडरटेकिंग और भी जमा करानी होती है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका सस्पेंशन हो रहा हो या फिर आपको सेबी निकाल रहा हो और आप ये आप प्रिटेंड करना चाहते हो कि आप अपनी मेंबरशिप को और सिर्फ ऐसे ही कैंसिल कर रहे हो, तो ये भी आपको बताना होगा। 7th जो हमारा पॉइंट है दैट इज पैन कार्ड ऑफ द सब ब्रोकर ट्रूली सर्टिफाइड बाय द ट्रेडिंग मेंबर। अब हम बात करेंगे ब्रोकर क्लाइंट रिलेशंस की कि जो स्टॉक ब्रोकर होता है और जो क्लाइंट होता है उसके बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि हम एक स्टॉक ब्रोकर के थ्रू काम करने वाले होते हैं तो हमें उसे जानना पड़ता है। और जो स्टॉक ब्रोकर है वो भी, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने क्लाइंट को अच्छे तरीके से जान ले, उसके बारे में जो हम कहते नहीं आजकल KYC नो योर क्लाइंट, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये एक ब्रोकर को भी करनी पड़ती है और क्लाइंट को भी जानने की ज़रूरत होती है, ट्रेडिंग मेंबर को। तो एक पूरा रिलेशनशिप ये जो होता है ये इसका एक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें सारी चीज़ें क्लाइंट की होती हैं और ब्रोकर के बारे में भी कुछ कुछ क्लाइंट को पता चलता है। तो अब हम देखेंगे कि क्या चीज़ है। सबसे पहले the trading member is required to enter into an agreement in the specified format provided by the NSE with the client before accepting orders on letter's behalf। जो ट्रेडिंग मेंबर होता है सबसे पहले
किसी भी क्लाइंट के बिहाफ पे ऑर्डर प्लेस करने से पहले उसको क्लाइंट के साथ एक अग्रीमेंट करना होता है, जो कि एक पूरे स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होता है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने दिया होता है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज एक पूरा स्पेसिफाइड फॉर्मेट बनाता है कि एक ब्रोकर का और एक क्लाइंट का कैसा रिलेशन होना चाहिए, बिकॉज वो रिलेशन बेसिकली वो ऐसा होता है कि आपको अपने क्लाइंट के बारे में इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इस तरीके का रिलेशन। The agreement is executed on non-judicial stamp paper of adequate value, duly signed by both the parties on all the pages. वो जो agreement होता है वो non-judicial stamp paper पे बनाया जाता है और वो दोनों के द्वारा साइन किया जाता है। मतलब उस पर ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर भी साइन करता है और जो क्लाइंट होता है वो भी साइन करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जो है वो कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट हैज़ टू बी केप्ट विद द टीएम परमानेंटली। इसको ध्यान रखना, आजकल जो 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, वो यहाँ पर ये चीज़ आप पूछ सकते हैं आपसे कोई, कि जो कॉपी है वो अग्रीमेंट की वो टीएम को परमानेंटली, भले वो क्लाइंट अब उससे काम करवाना छोड़ दे या फिर वो कहीं और काम करे या फिर कुछ भी हो, बट उसको जब तक वो ट्रेडिंग मेंबर रहता है वो परमानेंटली वो सारे अग्रीमेंट के कॉपीज जितने भी उसके क्लाइंट हैं सब उसके साथ हमेशा होने चाहिए। द अग्रीमेंट शुड कंटेन ऑल द क्लॉजेज मेंशन्ड इन द यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट। यूडीआर एक यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की है। उसमें ये लिखा है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट को देने बहुत ज़रूरी हैं, स्टॉक ब्रोकर को, जो कि यूनिफॉर्म है सबके लिए इक्वल है, कि ये सारे चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये किसी भी स्टॉक ब्रोकर को अपने क्लाइंट के बारे में पता होने चाहिए, उसके पास होने चाहिए। स्टॉक ब्रोकर में इनकॉर्पोरेट एनी एडिशनल क्लॉजेस। अगर स्टॉक ब्रोकर चाहता है कि वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कोई भी डॉक्यूमेंट और लेना चाहता है जो कि मॉडल डॉक्यूमेंट को कन्फ्लिक्ट ना करे। मान लो कि मॉडल डॉक्यूमेंट में कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि हम किसी भी क्लाइंट की बहुत ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं मांगेंगे, जो चीज़ें वो किसी को नहीं बता सकता वो चीज़ हम नहीं पूछेंगे। अब मान लो कोई स्टॉक ब्रोकर उससे वो भी पूछ रहा है बस ये कहने के लिए कि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की गाइडलाइंस है, तो ये मॉडल डॉक्यूमेंट को कन्फ्लिक्ट करता है। और किस मॉडल डॉक्यूमेंट जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने दिया है उसको कन्फ्लिक्ट करने वाला कोई भी डॉक्यूमेंट स्टॉक ब्रोकर अपने क्लाइंट से नहीं मांग सकता, ठीक है। और वो कोई भी रूल्स रेगुलेशन है जो कि उन सबको तोड़ने वाला भी कोई डॉक्यूमेंट उससे वो स्टॉक ब्रोकर अपने क्लाइंट से नहीं मांग सकता। और देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ मैंडेटरी एंड वॉलंटरी डॉक्यूमेंट्स क्लॉजेस पर्टेनिंग टू क्लाइंट रजिस्ट्रेशन इन सेपरेट डॉकेट। और एक सेग्रीगेशन होना चाहिए कि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ये वॉलंटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैंडेटरी मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक क्लाइंट को स्टॉक ब्रोकर को भाई जमा कराने ही कराने हैं, और वॉलंटरी अगर क्लाइंट इसको जमा करा देगा तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी जमा कराता है तो उससे उसके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से इन केस ऑफ इंटरनेट ट्रेडिंग इन एडिशन टू क्लॉजेज मेंशन्ड इन यूडीआर मतलब यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट, द क्लाइंट हैज टू मेंशन क्लॉजेज पर्टेनिंग टू इंटरनेट ट्रेडिंग। अगर कोई भी क्लाइंट इंटरनेट ट्रेडिंग करना चाहता है स्टॉक ब्रोकर के साथ में, तो यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स में उसके लिए एक अलग ही रिक्वायरमेंट्स है। तो उसके लिए जितने भी क्लॉजेज या जितने भी और भी चीज़ें अगर क्लाइंट को देनी है स्टॉक ब्रोकर को, तो वो भी सारी चीज़ें उसको वो देनी पड़ेंगी। अब हम आएंगे अंडर योर नो क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स में। मतलब जब ब्रोकर अपने क्लाइंट्स के संग डीलिंग करने वाला होता है, जब वो शुरू कर रहा होता है, तो अपने क्लाइंट के बारे में उसको क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको अपने क्लाइंट के बारे में हमेशा पता होनी चाहिए, उसे पता करके रखनी चाहिए। तो द टीएम शुड सीक इन्फॉर्मेशन सच एज इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल। मतलब इन्वेस्टर का जो रिस्क प्रोफाइल है, कितना रिस्क वो बेयर कर सकता है, उसके बारे में उसको पता लगाना होता है। फाइनेंशियल प्रोफाइल कैसी है, किस तरीके का उसका फाइनेंशियल बेस है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इन्वेस्टर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स मतलब इन्वेस्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए जितनी भी डिटेल्स की ज़रूरत होती है, लाइक उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। एड्रेस डिटेल्स चाहिए होती है, इनकम का प्रूफ चाहिए होता है, पैन नंबर चाहिए होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या काम करता है, क्योंकि उससे जब हम बैंक में भी लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले भी हमसे पूछते हैं कि भाई क्या काम करते हो, क्या एम्प्लॉयमेंट है आपकी, जिसके बेसिस पे आप अपना पैसा चुका दोगे। फिर आपकी उसकी एज पता होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के क्या एक्सपीरियंस है, क्या कभी पास में एक्सपीरियंस किया है, इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं किया है, एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट का है या नहीं है। ट्रेडिंग प्रेफरेंसेस, अब वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं या फिर किसी इक्विटी में पैसा लगाना चाहते हैं, कोई पब्लिक इशू में पैसा लगाना चाहते हैं, कोई आईपीओ निकल रहा है उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, किसी डिबेंचर, डेरिवेटिव, बॉन्ड, किस चीज़ में पैसा लगाना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए ट्रेडिंग मेंबर को कि जो उसका क्लाइंट है वो कहाँ पर उसके ट्रेडिंग प्रेफरेंसेस हैं। और जो टीएम होता है उसको
अपने क्लाइंट के रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होते हैं कि वो भाई उसके पास होने चाहिए कि भाई ये वाला बंदा है, उसको शक्ल से पहचानता होना चाहिए। द टीएम शुड ऑल्सो टेक प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड एड्रेस ऑफ द क्लाइंट। और जो ट्रेडिंग मेंबर है, यहाँ पे टीएम का मतलब ट्रेडिंग मेंबर है, तो जो ट्रेडिंग मेंबर है उसको अपने क्लाइंट के आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस का प्रूफ चाहिए होता है। इन पर्सन वेरिफिकेशन शुड बी डन इन पर्सन, मतलब कि आप जाकर चेक करके आओ। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई ट्रेडिंग मेंबर या तो खुद जाए या तो उनका स्टाफ जाए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वेरीफाई करना। और ये सारी चीज़ें आपकी केवाईसी फॉर्म में जो कि ट्रेडिंग मेंबर का होता है वो अपने क्लाइंट को देता है कि भाई इन सारी चीज़ को फिल करो। अब आते हैं अंडर मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट अग्रीमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब देखो, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब यहाँ पे क्लाइंट होता है, तो मेंबर क्लाइंट, मेंबर मतलब ट्रेडिंग मेंबर और क्लाइंट, मेंबर और ट्रेडिंग मेंबर के बीच में जो अग्रीमेंट हो रहा है वो उसके बारे में कुछ बातें करी गई हैं यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं अभी। ट्रेडिंग मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूएंट क्लाइंट्स अवेयर ऑफ। जो ट्रेडिंग मेंबर होता है उसको क्लाइंट को ये सारी बातें, जो 4 पॉइंट्स जो यहाँ पर दे रखे हैं उनके बारे में अपने क्लाइंट को बताना होता है उसके बिहाफ पे डीलिंग स्टार्ट करने से पहले। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपको ये, अगर आप एक ट्रेडिंग मेंबर हो तो आपको अपने क्लाइंट को ये बताना पड़ेगा कि आप ट्रेडिंग कौन से ट्रेडिंग सेगमेंट में काम करते हो। जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 4 सेगमेंट हैं और उन चारों सेगमेंट के नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो उन चारों सेगमेंट में से कौन से सेगमेंट में भाई ये वाला जो टीएम है वो काम करता है। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी जो मेंबर है। सिर्फ ऐसा नहीं है, देखो क्योंकि यहाँ पे लिखा है नो योर क्लाइंट, और यहाँ पर नो योर क्लाइंट का मतलब है कि जो मेंबर है वो क्लाइंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सीख करता है। बट ऐसा नहीं है कि क्लाइंट को अपने ब्रोकर के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, वो सारी चीज़ें बताएगा। नो, ऐसा नहीं है। जो ब्रोकर होता है उसको भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने क्लाइंट को बतानी पड़ती हैं, तभी वो जाके उसके संग ट्रेड करवाता है और ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है। द प्रोसाइज नेचर ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर्स लाइबिलिटी फॉर बिजनेस टू बी कंडक्टेड। और जो ट्रेडिंग मेंबर की लाइबिलिटीज़ हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए क्लाइंट को कि भाई इनके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। क्योंकि इनकेस ऐसा होता है कि अगर वो किसी कोई उससे कुछ गलत हो गया या फिर उसने कहीं पैसा लगाया और मतलब कुछ भी हो गया, गड़बड़ हो गया, तो अगर या फिर वो कोई फ्रॉड कर रहा है या फिर कुछ भी डिफ़ॉल्ट हो गया तो उसको वो कैसे पूरा करेगा। तो उसके लिए उसकी लायबिलिटी, अगर उसकी बहुत ज़्यादा लायबिलिटी है तो वो पूरा नहीं कर पाएगा। अगर उसके एसेट और लायबिलिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक-ठीक है तो वो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि वो सिचुएशन को हैंडल कर ले अगर कोई डिफ़ॉल्ट का केस आए तो भी। बेसिक रिस्क इन्वॉल्व जितना भी होता है ट्रेडिंग में, आप एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हो तो उसमें जितना भी बेसिक रिस्क इन्वॉल्व होता है वो सारा आपको बताना पड़ता है। ठीक है, उतना आपको पता होना चाहिए कि आप इसको बताओ, अपने क्लाइंट को सारी बातें आपको बतानी पड़ती हैं। In order to assess the risk involved in trading, TM is required to issue risk disclosure document। अब देखो, जो ट्रेडिंग मेंबर होता है अपने क्लाइंट को ये बताने के लिए कि आपके इस डीलिंग्स में आपको कितने रिस्क हो सकते हैं, उसको ही इज़ रिक्वायर्ड टू इशू रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। जो ट्रेडिंग मेंबर होता है उसको एक रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट जो होता है वो इशू करना पड़ता है अपने क्लाइंट के लिए, जिसमें वो ये बता रहा होता है टाइम टू टाइम, वो ये रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट जो ब्रोकर होता है वो अपने क्लाइंट को देता रहता है और उसको हर डीलिंग से रिलेटेड बताता है कि भाई इस डीलिंग में इतना आपको रिस्क हो सकता है, इतना आपको रिटर्न होगा। ये सारी चीज़ें जो स्टॉक ब्रोकर है वो अपने क्लाइंट को बताता है। अ स्टॉक ब्रोकर शुड नॉट डील नोइंगली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द क्लाइंट हु डिफॉल्ट्स टू अनदर स्टॉक ब्रोकर। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ क्लाइंट्स फॉर अ टीएम। अब देखो, अब मान लो जैसे कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, ठीक है, और मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, मेरे मेरे पास कोई क्लाइंट आया और मुझे पता है कि मेरा मेरा एक दोस्त भी एक स्टॉक ब्रोकर है, तो मुझे पता है कि भाई मेरे दोस्त के साथ ये वाला क्लाइंट जो है वो डिफ़ॉल्ट करके आया है। तो मुझे भी याद रखना है, मुझे भी इस चीज़ को मेरे दिमाग में होनी चाहिए कि अगर ये डिफ़ॉल्टर क्लाइंट है तो मैं भी इसके संग डीलिंग नहीं करूँ या इसके बिहाफ पे मैं भी भाई डीलिंग नहीं करूँ। क्योंकि जो इंसान उसको लॉस में डाल सकता है, उसके संग डिफ़ॉल्ट कर सकता है, उनके संग धोखा कर सकता है, तो वो मेरे साथ भी कर सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है। और देर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ क्लाइंट्स फॉर अ टीएम। मतलब एक ट्रेडिंग मेंबर कितने क्लाइंट्स के साथ डील कर सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड हो सकता है। बट बशर्ते एक चीज़ है, एक शर्त है कि जितने भी ट्रेडिंग मेंबर, जो भी ट्रेडिंग मेंबर है वो जितने भी क्लाइंट्स के संग डील करते हैं उनके सारे जो अग्रीमेंट्स होते हैं, जो ब्रोकर रिलेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होती है, अग्रीमेंट्स होते हैं,
वो सारी चीज़ें पूरे लाइफ लॉन्ग परमानेंटली इस ब्रोकर को अपने पास रखने होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। कॉपी ऑफ द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू द क्लाइंट्स। ट्रेडिंग मेंबर मस्ट इंश्योर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ क्लाइंट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड क्लाइंट डेटाबेस। जो क्लाइंट रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे क्लाइंट को भी जाने होते हैं कि भाई हमने आपको, देखो जो क्लाइंट है उसको भी पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसने स्टॉक ब्रोकर को दी है और स्टॉक ब्रोकर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो ट्रेडिंग मेंबर है उसको टाइम टू टाइम पीरियोडिक मतलब कुछ टाइम बाद एक रिव्यू लेना चाहिए अपने क्लाइंट के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का और उसका डेटाबेस का, कि अब उसका फाइनेंशियल बेस कैसा है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आगे जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।